परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। वे लोग रहते हैं खामोश अक्सर, वे लोग रहते हैं खामोश अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं आप सभी के बीच उपस्थित हूँ आपके एसएससी जीडी 2025 के एग्ज़ाम के लिए हिंदी का धमाकेदार सेट। जी हाँ, प्रीवियस ईयर के इतने महत्वपूर्ण सवाल का जवाब नहीं है, यह बिल्कुल एग्ज़ाम में हूबहू पूछे गए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ। तो आइए इसी सिलसिले में आज 22 नंबर का यानी कि 22 नंबर सेट लेकर के फिर से हाजिर हूँ। यह सेट 26 फरवरी 2024 में थर्ड शिफ्ट के एग्ज़ाम का सेट है, जिसमें पूरे 20 सवालों का समावेश है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल होने वाला है। आइए हम सब बिना देरी किए इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। एक चीज़ मैं और बता दूं कि अगर आपने इसके पीछे के पूरे 21 सेटों का प्रैक्टिस नहीं किया है तो आप इस चैनल पे जाइए और प्लेलिस्ट देखिए। प्लेलिस्ट में सभी ऐड किए हुए हैं, आप प्लेलिस्ट निकाल करके पीछे के पूरे 21 सेट का प्रैक्टिस कीजिए। जी हाँ, आपको बहुत फ़ायदा होगा यकीनन। आप यकीन मानिए, आपको पूरे 40 में 40 नंबर मिलेंगे एग्जाम में, पूरे आप 20 में 20 सवाल सही करके आएंगे। तो बिना देरी किए जब भी आपको टाइम मिले कम से कम डेली एक एक प्रैक्टिस सेट उस प्लेलिस्ट से बनाइए। और कहीं भी कोई दिक्कत हो, कहीं कोई सुझाव हो, कहीं कोई परेशानी हो तो आप कमेंट्स करके अपनी समस्या को बता सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं इस सेट का सबसे पहला सवाल। जी हाँ, कि निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करिए जो कोष्ठक में, जी हाँ, जो ब्रैकेट्स में दिए गए शब्द के क्या है तद्भव रूप का सही विकल्प हो। जी हाँ, इन्होंने तत्सम दे दिया और तद्भव रूप का सही विकल्प वाला आंसर पूछा जा रहा है। जी हाँ, तो देखिए कि ये जो विधा है ना, यह क्या लिखा हुआ है, यह विधा जो है वह तद्भव रूप है इसका। ठीक है, विधा, यह जो है विधा है यह तद्भव रूप है और इसका जो तत्सम होगा वह होगा जी व्यथा। यह हो जाएगा आपका तत्सम रूप। ठीक है, और व्यथा मतलब क्या होता है, व्यथा का मतलब होता है पीड़ा, व्यथा का मतलब कष्ट होता है। जी हाँ, हमको उसका अर्थ भी जान लेना जरूरी है। तो विधा के लिए हमारा जो तत्सम रूप होगा क्या हो जाएगा, व्यथा होगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी में है और यह हमारा सबसे सही आंसर होगा। जलन हमारा नहीं होगा, विशेषता नहीं होगा और करवाहट भी नहीं होगा। अब चलिए दूसरे सवाल पे। यहाँ पे बोला कि प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प हो। जी हाँ, इसमें एक वाक्यांशों के लिए एक शब्द का हमको प्रयोग करना है, एक ही शब्द का चयन करना है। तो आइए, जो किसी भी गुट में नहीं हो। जी हाँ, किसी भी गुट में नहीं हो, इसके लिए, इस वाक्यांश के लिए हमको एक शब्द का चयन करना है। अब देखिए इसमें क्या क्या है, तटवर्ती है पहला, जी नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। तल्लीन है, तल्लीन का मतलब भी अलग होता है, यह भी यहाँ पे नहीं होगा। और तस्कर का मतलब भी कुछ अलग ही होता है, इसके अर्थ से भी यह मैच नहीं कर रहा है। तो क्या होगा, जो किसी भी गुट में नहीं हो उसको बोलते हैं तटस्थ। तटस्थ यानी कि जो किसी भी पक्ष का समर्थन न करे। जी हाँ, पक्ष का समर्थन न करे, समर्थन ना करे, उसी को बोलते हैं तटस्थ। न आपके साथ न उसके साथ, वैसे व्यक्ति को जो किसी भी गुट में शामिल है ही नहीं, न अच्छाई वाले के साथ न बुराई वाले के साथ, वह तटस्थ है, उसका कहीं किसी से कोई लेना देना नहीं है। अब समझते हैं इसके अर्थ। हमारा आंसर तो निकल गया ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए तटवर्ती का अर्थ क्या होता है। तटवर्ती का अर्थ होता है तट के पास होने वाला, तट के पास होने वाला। तटवर्ती को किनारे के पास, तट को क्या बोलते हैं, किनारे के पास होने वाला, किनारे के पास होने वाला भी बोल सकते हैं। अब देखिए तल्लीन, तल्लीन का मतलब क्या होता है, तल्लीन का मतलब होता है लीन। जी हाँ, तल्लीन का मतलब होता है किसी काम में मगन हो जाना, किसी काम में मगन हो जाना, किसी काम में मगन हो जाना। जैसे बोलते हैं ना कि कोई व्यक्ति इस काम में तल्लीन हो गया, जी मगन हो गया, भूल गया, अपने आप को भूल गया, इस काम के पीछे अपने आप को ही भूल गया। ठीक है, अब तस्कर देखिए, तस्कर मतलब होता है चोरी, कर चोरी। इसका मतलब क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति सीमा पर बिना चुंगी दिए हुए, बिना चुंगी दिए हुए यानी कि क्या, बिना कर दिए हुए, बिना शुल्क दिए हुए अगर कोई सामान ले आए, कोई सामान चुरा करके ले आए, चुरा करके ले आए, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं तस्करी। तो इस तरीके से आप देख लीजिए कि हमारे इस वाक्यांश के लिए एक शब्द वाला विकल्प का आंसर कौन है, तटस्थ होगा, जो किसी भी गुट में शामिल नहीं है। और दूसरे शब्द के तो हमने अर्थ समझ ही लिए हैं।
अब चलिए दूसरे सवाल की तरफ। यहाँ पे बोला जा रहा है कि उचित पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। जी हाँ, उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करना आपने। यह संसार एक खाली स्थान, माया। जी, ब्रैकेट्स के अंदर जो हमारे शब्द दिए हुए हैं माया, इसी के पर्यायवाची शब्द हमको निकालने हैं। ठीक है, तो मैं बता दूं कि माया का जो पर्यायवाची होता है छल होता है। माया का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? कपट होता है। माया का पर्यायवाची शब्द भ्रम भी होता है, इसको आप धोखा भी बोल सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ पे इसमें ऑप्शन क्या क्या दिया है? खून, सुरक्षा, छल और जर। तो ये तीनों तो हमारे इसके आंसर होंगे नहीं। क्या होंगे? इसके हिसाब से माया का जो सही पर्यायवाची शब्द होगा वो होगा छल होगा जी। अब देखिए, खून क्या होता है? खून को आप बोलते हैं रक्त, इसको आप क्या बोलते हैं? आप इसको रुधिर भी बोलते हैं। हमारे शरीर के अंदर एक जो द्रव पदार्थ है जो पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है, रुधिर होता है, उसी को खून भी बोलते हैं, है ना। अब देखिए, सुरक्षा का मतलब क्या होता है? सुरक्षा का मतलब होता है समुचित रक्षा। जी हाँ, समुचित रक्षा। सुरक्षा का मतलब होता है रक्षा। अब देखिए, जड़ का मतलब क्या होता है? जड़ तो मतलब क्या होता है? जड़ का मतलब होता है नींव। जड़ का मतलब आधार होता है। आधार होता है, किसी भी चीज़ का आधार होता है। जैसे किसी पेड़ वगैरह को का जड़ कहाँ पे होता है? जमीन के अंदर होता है। उसकी जड़ें जमीन के अंदर, मतलब वो क्या होता है? जड़ होता है, नींव होता है, आधार होता है। अगर वो नहीं रहे तो पेड़ खड़ा रहेगा? नहीं रहेगा। तो हमारा जो आंसर होगा माया का, यहाँ पे पर्यायवाची क्या हो जाएगा? छल हो जाएगा। देखिए, इस सवाल में क्या बोला है कि आप उस वाक्य में उस वाक्यांश का पता लगे। देखिए, वाक्यांश का मतलब क्या था? वाक्य प्लस अंश। पूरे वाक्य के अंश यानी कि छोटे से भाग की बात की जा रही है। जी हाँ, और आप इस पूरे वाक्यांश में यानी कि पूरे वाक्य में ऐसे वाक्य के भाग का पता लगाइए, ऐसे वाक्यांश का पता लगाइए, ऐसे वाक्यांश को पहचानिए जिसमें, जी हाँ, जिसमें क्या हो? मात्राओं से संबंधित अशुद्धियां हैं। जी हाँ, गलतियां ढूंढने के बारे में कही जा रही, बात की जा रही है। यदि कोई गलती नहीं हो तो फिर उसका चुनाव हम लोग कोई त्रुटि नहीं है के रूप में करेंगे। तो आइए हम इसको देखते हैं, पढ़ते हैं। हर व्यक्ति का कुछ महत्वाकांक्षा परीक्षा होती है। हर व्यक्ति का कुछ महत्वाकांक्षा पर इच्छा होती है। एक तो ये हो गया। जैसे जब हम बच्चे थे तो हम कई चीज़ों को देखकर रोमांचित हो उठते थे। अब देखिए, चीज़ों को देखकर रोमांचित हो उठते थे, यह तो बिल्कुल सही सही लग रहा है। यह वाक्य बिल्कुल सही सही लग रहा है, ठीक है। होती है जैसे जब हम बच्चे थे तो हम कई, यह भी सही सही लिखा हुआ है। और कोई त्रुटि नहीं है, ऐसा तो होगा नहीं, त्रुटि तो इसमें है, चूंकि पहले वाक्य को देख के ही मुझे लगा कि इसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अब देखिए, यहाँ पे लिखा है हर व्यक्ति का कुछ महत्वाकांक्षा परीक्षा, यही जी गलत है, यही यहाँ पे गलत रूप में लिखा हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि ये तीनों तो हमारे विकल्प नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि हमको क्या पूछा जा रहा है? अशुद्धि वाला वाक्य पूछा जा रहा है, गलती वाला वाक्य पूछा जा रहा है। तो गलती किस में है? गलती है डी में, ऑप्शन नंबर डी में हमारी गलती है। और इसमें अगर गलती है तो हमारा आंसर यही होगा। अब होगा क्या? अब हम उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। देखिए, इसको हम लिख सकते हैं कि हर व्यक्ति का कुछ महत्वाकांक्षा परीक्षा। हर व्यक्ति का कुछ महत्वाकांक्षा, यह तो बिल्कुल अटपटा सा लग रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए कि हर व्यक्ति का के जगह पे की होना चाहिए। हर व्यक्ति की, यहाँ पे की कुछ महत्वाकांक्षा परीक्षा, ये गलत है जी, ये नहीं होगा। हर व्यक्ति की कुछ महत्वाकांक्षा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, हर व्यक्ति की कुछ महत्वाकांक्षा परीक्षा नहीं होगी, यहाँ पे सीधे होती है। होती है जो इसके आगे लिखा हुआ है ना, होती है, जो यहाँ पे है होती है, ये हमारा कट जाएगा, यहाँ पे ये नहीं होगा। अब सही सही में हो गया कि हर व्यक्ति की कुछ महत्वाकांक्षा होती है। इसको अगर हमने चेंज कर दिया और इसको हटा दिया तो फिर ये बिल्कुल सही हो गया। तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? गलती वाला पार्ट, ऑप्शन डी सही सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल में अगर हम देखें तो रेखांकित शब्द विलोम शब्द का पता लगाने के लिए बोला जा रहा है। रेखांकित शब्द किसमें? वाक्य दिया गया है, इसमें ज़्यादातर वाक्य दिए जाते हैं और उसमें जो रेखांकित किया जा है या कुछ ब्रैकेट में दे दिए गए या कुछ फिल इन दी ब्लैंक्स दे दिए गए, हमको उसके बारे में बात कर कहा जाता है। तो देखिए, यहाँ पे जो रेखांकित शब्द है, रेखांकित शब्द क्या है हमारा? बेसब्री है जी, बेसब्री। तो हमारा जो यहाँ पे रेखांकित शब्द है वह क्या है? यहाँ पे बेसब्री। वह बेसब्री से आपका इंतजार कर रहा है, वह आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। जी हाँ, और इसके लिए हम लोग को पूछा जा रहा है विलोम शब्द। विलोम का मतलब क्या? उल्टा शब्द बताना है जी। बेसब्री का मतलब होता क्या है? पहले तो आप ये समझ लीजिए, बेसब्री का मतलब होता है अधीर, अधीर और धैर्य। बेसब्री
जल्दीबाजी, जल्दीबाजी भी इसको आप बोल सकते हैं। आप इसको बोल सकते हैं असंतोष, असंतोष भी बोल सकते हैं, बेसब्री का मतलब होता है। अब देखिए, तो इसका उल्टा होगा क्या? बेसब्री का उल्टा हो जाएगा जी सब्र, यानी कि धीरज से, संतोष पूर्वक, संतोष पूर्वक। वह बेसब्री से आपका इंतजार कर रहा है, यानी कि अधीर होकर के आपका इंतजार कर रहा है। तो इसका जो उल्टा होगा, विलोम होगा, वो क्या हो जाएगा? सब्र हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों तो हमारा आंसर होगा नहीं, ऑप्शन ए नंबर ही हमारा सबसे सटीक इसका आंसर होगा। इसके अर्थ को जान लेते हैं। बेस्वाद का मतलब क्या होता है? बिना स्वाद का। जी हाँ, बिना स्वाद का। और सहज का मतलब क्या होता है? सहज का मतलब होता है सरल, सामान्य। सहज का मतलब होता है प्राकृतिक रूप से उत्पन्न, मतलब कोई बनावटी नहीं, बिल्कुल क्या है? प्राकृतिक है। इसको भी आप सहज के रूप में रखते हैं। तीव्रता क्या होता है? तीव्रता का मतलब होता है तेजी, तीव्र होने की अवस्था, होने की अवस्था भी तीव्रता को आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप देखें तो आप सबके अर्थ भी जान गए। तो अपना आंसर तो क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, बेसब्री का सब्र होगा। चलिए अब अगले सवाल की तरफ चलिए। इस सवाल में देखिए कि 4 विकल्पों में से हमको उस विकल्प का चयन करना है जो कोष्टक में, जी हाँ, जो ब्रैकेट्स में दिए गए शब्द के तत्सम रूप का सही सही विकल्प। इसका मतलब है कि हमको जो यहाँ पे ब्रैकेट में खाट दिया हुआ है ना, हमको उसी शब्द का आंसर खोजना है। खाट जो है ना जी, ये क्या है? ये तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द है, यानी कि रूपांतरित शब्द है। हिंदी में संस्कृत के शब्द जो है रूपांतरित रूप में जो है उसको खाट बोलते हैं। तो इसका तत्सम शब्द भी हमको पूछा जा रहा है, तो इसका तत्सम होगा क्या? इसका तत्सम होगा खटवा। जी हाँ, खटवा जो हमारा यहाँ ऑप्शन सी में होगा, यही इसका, ये इसका तत्सम रूप है, इसका तत्सम रूप, यही हमारा सही सही होगा। और इसका तद्भव क्या हो जाएगा? खाट को ही बोलते हैं खटवा। अब देखिए, खंडगिरी को क्या बोलते हैं? खंडगिरी को बोलते हैं खरहर। इसका अगर हम अर्थ की बात करें, ये तीनों, पहली बात तो बता दूं कि ऑप्शन होगा नहीं, है ना। ऑप्शन तो हमारा एक ही होगा कि खाट तद्भव शब्द है और उसके लिए तत्सम जो होगा विकल्प हमारा खटवा होगा। खंडगृह की बात करें तो इसका जो अर्थ होगा वो क्या होगा? खरहर हो जाएगा। अब देखिए, खरजू की बात करें अगर आप, खरजू मतलब होता है जी खुजली, खुजली, खुजली होती है ना स्किन में, खरजू का मतलब होता है खुजली। अब देखिए, खरपर का क्या मतलब होता है? खरपर का मतलब होता है तसले, तसला एक बर्तन का नाम है, तसले के आकार का मिट्टी का बर्तन, मिट्टी से बना हुआ बर्तन, मिट्टी से बना हुआ बर्तन को बोलते हैं खरपर, बना हुआ बर्तन। ठीक है, इस तरीके से हम अर्थ भी समझ लिए। लेकिन आंसर की अगर बात करें तो खाट का क्या हो जाएगा? खटवा हो जाएगा। अगर हम इस प्रश्न को देखें तो दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात कीजिए जिसमें क्या है? कोई त्रुटि हो। जी हाँ, त्रुटि वाला पूछ रहा है भाग, यानी कि गलती वाला भाग पूछ रहा है। तो आइए पढ़ लेते हैं। मेरे को सब कुछ याद आएगा तभी मैं तुम्हें कुछ बता पाऊंगा। जी हाँ, ये सेकेंड पार्ट तो सही लग रहा है, तभी मैं तुम्हें कुछ बता पाऊंगा। लेकिन मेरे को जब कुछ याद आएगा, ये थोड़ा सा बेतुका सा, बेढंगा सा यहाँ पे वाक्यांश है। अब देखिए किसमें गलती, किसमें? ये मेरे को, यहाँ पे मुझे यही गलत लग रहा है। मेरे को यहाँ पे होना चाहिए था कि मुझे जब कुछ याद आएगा तभी मैं तुम्हें कुछ बता पाऊंगा। हो सकता है कि उसका कुछ ऐसा मतलब शॉक्ट हो गया होगा, कुछ ऐसा हादसा हो गया होगा जिसके कारण उसकी याददाश्त चली गई होगी, वो ठीक से बता नहीं पा रहा, उसको याद नहीं आ रहा है कोई चीज़। तो वह मतलब मेरे को जब कुछ याद आएगा ऐसा बेतुका बात नहीं बोलेगा, इस तरीके से नहीं प्रेजेंट करेगा। वह बोलेगा किस तरीके से? सही सही, कि मुझे जब कुछ याद आएगा तभी मैं तुम्हें कुछ बता पाऊंगा। यह बिल्कुल सटीक वाक्य होगा। तो कुछ बता पाऊंगा ये तो सही सही है, यह तो हमारा आंसर होगा नहीं। कुछ याद आएगा यह भी सही सही लिखा हो, यह भी हमारा आंसर नहीं होगा। और मेरे को जब, मेरे को यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि यहीं पे मेरे को की जगह पे हमको मुझे प्रयोग करना पड़ेगा। जी हाँ, मुझे जब कुछ याद आएगा तभी मैं तुम्हें कुछ बता पाऊंगा, तभी मैं तुम्हें, यह तो बिल्कुल सही है, इसका मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब देखिए इस प्रश्न में देखिए कि 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करिए जो कोष्टक में, जी हाँ ब्रैकेट में, देखिए यहाँ पे निंदा दिया हुआ ब्रैकेट में, इसी की बात की जा रही है। और इस शब्द के विलोम का सही विकल्प, यहाँ पे इस ब्रैकेट्स के अंदर जो शब्द दिए हुए हैं उसका सही सही विकल्प ही ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। तो आइए सबसे पहले तो निंदा की हम अर्थ समझने का प्रयास करें। ठीक है, निंदा का मतलब क्या होता है? निंदा का मतलब होता है बुराई, किसी की बुराई करना, किसी की कुत्सा करना। कुत्सा का मतलब ही निंदा ही होता है। किसी की भर्त्सना करना, किसी की
अपमान करना, यह सब क्या है? निंदा के ही समानार्थी शब्द है। लेकिन अब यहाँ पे ट्विस्ट क्या है कि पूछा क्या जा रहा है? विलोम पूछा जा रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि ये बुराई तो होगा नहीं, भर्त्सना भी नहीं होगा और कुत्सा भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि निंदा की ये तीनों शब्द क्या है? पर्यायवाची शब्द है, और हमसे पर्यायवाची तो पूछ नहीं रहा। पूछ क्या रहा है? विलोम शब्द, उल्टा शब्द। ठीक है, तो जहाँ पे निंदा हो, जहाँ पे बुराई की जाए, वहाँ पे क्या होगा? उल्टा, वहाँ पे प्रशंसा हो जाएगा जी। प्रशंसा यानी कि आपका प्रशंसा करना, बड़ाई करना। जी हाँ, अगर किसी ने बड़ाई कर दी तो यही यहाँ पे क्या होगा? विलोम, इसका उल्टा हो जाएगा। निंदा का उल्टा क्या हो जाएगा? प्रशंसा करना। इस सवाल का आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन सी। ठीक है, अब चलिए अगले सवाल की तरफ चलिए। दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। जी हाँ, यहाँ भी एक वाक्य का अंश दिया हुआ है, और इस वाक्यांश के लिए हमको सार्थक शब्द को वैसा शब्द जिसके कुछ अर्थ हो। भाई साहब, ऐसा नहीं कि निरर्थक शब्द। सार्थकता का मतलब है कि कोई भी शब्द अगर लिख के दिया गया है तो उसका कुछ अर्थ होना चाहिए। यानी कि अगर आप मुझे बोलें या मैं आपको बोलूं तो उसका कुछ अर्थ समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने कुछ भी बोल दिया और उसका कोई अर्थ ही ना हो, तो वो क्या निरर्थक शब्द हो जाएगा। तो ऐसे शब्द के बारे में बात नहीं की जा रही है, यहाँ पे बात की जा रही है सार्थक शब्द के बारे में। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। सवाल को हमेशा सावधानी से पढ़िएगा, क्योंकि एग्जाम में छोटे छोटे चीज़ों में वो कोशिश करते हैं कि बच्चे को फंसाया जाए, है ना। तो इस तरीके से हमको बिल्कुल सावधान रहना है। सार्थक शब्द ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। तो देखिए, जिसकी पत्नी मर गई हो, जिसकी पत्नी न हो, उसको क्या बोलते हैं जी? उसको बोलते हैं विधुर। हमारा जो ऑप्शन होगा वह आंसर क्या होगा? विधुर हो जाएगा इसका सही आंसर। यह तीनों तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये तीनों ऑप्शन तो होगा नहीं। अब एक एक करके हम इसका अर्थ समझ लेते हैं। अभागा का मतलब होता है कि जिसका भाग्य अनुकूल नहीं हो, जिसका भाग्य अनुकूल नहीं हो। जी हाँ, उसको बोलते हैं अभागा। ठीक है, और विधवा किसको बोलते हैं? जिसके पति ना हो, जिसके पति नहीं हो। ठीक है, यहाँ पे विधुर का उल्टा क्या हो जाएगा? विधवा। अब देखिए, दुराचारी का मतलब होता है अत्याचारी। यह होता है, इसका मतलब व्यभिचारी, दुष्टात्मा बोल सकते हैं उसको। यानी कि यह क्या करता है? लोगों को परेशान करता है। दुराचारी हमेशा आतंकित करता है, शोषण करता है। इसको आप दुर्जन भी बोल सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से हमारा ये ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन तो केवल एक ही होगा। देखिए, इस सवाल में बोला जा रहा है कि दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करिए। जी हाँ, पर्यायवाची शब्द का ही हमको चयन करना है। किसका? खाली का, जो ब्रैकेट में दिया हुआ है ना, खाली का। तो मैं आपको बता दूं कि खाली स्थान भरिए। यहाँ पे खाली का ही पूछ लिया पर्यायवाची, तो खाली का पर्यायवाची क्या होगा? खाली का पर्यायवाची होगा, देखिए, रिक्त को ही खाली बोला जाता है। जहाँ पे कुछ हो ही नहीं, खाली हो, रिक्त हो, इसी को खाली बोला। यानी कि हमारा ऑप्शन जो आंसर वाला होगा वो तो बिल्कुल सी होगा, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। ठीक है, हमारा पर्यायवाची क्या होगा? खाली के लिए रिक्त स्थान होगा। और नस क्या होता है? नस ऐसा तंत्र है जिससे रुधिर का क्या होता है? संचारण होता है, ब्लड यानी कि खून का संचारण होता है शरीर में, उसको नस बोलते हैं, है ना। इसको बोल सकते हैं, अगर हिंदी में बात करें, रुधिर वाहिका। रुधिर वाहिका, ये नलिका हो जाएगा। रुधिर वाहिका या नलिका बोलिए, नस, यह तीनों तो हमारा ऑप्शन होगा नहीं, इसको तो पहले कट कर ले, है ना। लेकिन हम अर्थ इसका जरूर समझेंगे कि नस जो है हमारे शरीर के अंदर होती है या जीव के अंदर होती है, जिससे क्या होता है? रुधिर वाहिका है, उससे हमारे खून को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाया जाता है। नलिका बोलते हैं, रुधिर वाहिका, रुधिर वाही नलिका भी बोल सकते हैं। अब सेना मतलब क्या होता है? बंदरों की सेना, बंदरों की सेना। इसका मतलब ये हुआ, सेना मतलब कि अगर किसी एक से भी अगर आपका झगड़ा हुआ, लड़ाई हुआ, तो उसके परिवार के, उसके समूह के सारे लोग जुट करके आपसे लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाएंगे, उसको बोलते हैं सेना, है ना। सुगम मतलब क्या होता है? सुगम मतलब होता है आसान, आसान। इसको आप सरल भी बोल सकते, इसको आप सहज भी बोल सकते। तो इस तरीके से हमने सबका अर्थ अलग अलग समझ लिया है। लेकिन जहाँ तक इसके आंसर की बात हो तो वह हो जाएगा हमारा क्या? खाली के लिए रिक्त, इसका सही पर्यायवाची शब्द। तो चलिए अब अगले सवाल की तरफ। देखिए, इसमें बोल रहा है कि जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प हो। जी हाँ, 4 विकल्प दिए गए हैं, उसमें से सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, बिल्कुल ऑब्वियस बात है कि सही विकल्प का ही हमको चयन करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ भी क्लियर है। जो सबके मन की बात को जानता हो। जी,
जो सबके मन की बात को जानता हो, मैं बता दूं कि उसको बोला जाता है अंतर्यामी। जैसे बोलते हैं ना कि भगवान अंतर्यामी होते हैं, वो हमारे मन की बात को जान लेते हैं। ईश्वर क्या है? अंतर्यामी है, बिना बताए भी वो हमारे मन की बात को जान लेते हैं। तो हम ईश्वर के लिए क्या बोलते हैं? अंतर्यामी शब्द का प्रयोग करते हैं। अनभिज्ञ का मतलब क्या होता है? जो न जानता हो, जो न जानता हो, है ना। अनभिज्ञ मतलब जो न जानता हो, जिसको ज्ञान ना हो, जिस किसी चीज़ के बारे में, किसी चीज़ को जो न जानता हो, है ना, उसको अनभिज्ञ बोलते हैं। किसी चीज़ के बारे में कहा जा रहा है। तो यह तीनों ऑप्शन तो पहले हमारा होगा नहीं, तो इसको तो हम कट कर लें, ठीक है। अब देखिए अनागत का मतलब क्या होता है। अनागत का मतलब होता है अज्ञात, अचानक। इसका मतलब होता है अज्ञात या अचानक से अनागत। अब अनार्य का मतलब क्या होता है? इसको आप बोल सकते हैं कि जो आर्य नहीं हो, और लग गया ना, अनार्य हो गया मतलब आर्य में और लग गया, यानी कि जो आर्य नहीं हो उसको बोलते हैं अनार्य, ठीक है। अब इसको अगर हम डायरेक्टली बात करें तो इसको मनुष्य भी बोल सकते हैं, आप इसको शूद्र भी बोल सकते हैं, ठीक है, अनार्य को। तो यह इस तरीके से इसका अर्थ होगा। अब चलिए अगले सवाल की तरफ। यहाँ पे बोला जा रहा है कि रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी को ज्ञात कीजिए। जी हाँ, यहाँ पे सही वर्तनी पूछा जा रहा है कि भव्या लाल रंग की शर्ट ढूंढ रही है। जी हाँ, यहाँ पे देखिए ना, जो रेखा के अंदर अंकित की गई है रंग, वह रंग को गलत तरीके से लिखा हुआ है जी, ठीक है। अब देखिए रंग को ही यहाँ पे 4 तरीके से मात्राओं में गलती करके दे दी गई है, लेकिन हमको चुनना किसको है? जो इसमें सबसे सही सही बर्तनी वाली है, हमें उसको ढूंढना है। तो आइए यहाँ पे क्या, रगन, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, रग भी नहीं होगा, है ना। अब देखिए ये क्या लिखा है, रग, यह भी नहीं होगा। तो अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा है, वह है डी, और यह बिल्कुल सही तरीके से लिखा हुआ है, ये रंग होगा। जी हाँ, यहाँ पे चंद्र बिंदु नहीं होगा रंग में। सवाल में क्या किया कि चंद्र बिंदु डाल करके हम लोगों को कन्फ्यूज करने का काम किया है, बेवकूफ़ बनाने का काम किया। तो हमारा जो सबसे सही सही आंसर होगा वह क्या होगा? रंग, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए अब अगले सवाल की तरफ। अब देखिए इस सवाल में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो रिक्त स्थानों के लिए सही स्त्रीलिंग वाला रूप हो। जी हाँ, यहाँ पे सही स्त्रीलिंग वाला रूप का चयन करना है, ठीक है। पहले तो हम वाक्य पढ़ रहे हैं कि सभी को ईश्वर की खाली स्थान करनी चाहिए। जी हाँ, सभी को ईश्वर की देख रेख करनी चाहिए, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। देख रेख, ईश्वर दिखते ही नहीं है तो देख रेख कैसे करोगे, है कि नहीं। सभी को ईश्वर की शक्ति करनी चाहिए। शक्ति, शक्ति तो मतलब क्या होता है? शक्ति, शक्ति कैसे करेंगे, यह भी गलत होगा। तो सभी को ईश्वर की अग्नि करनी चाहिए, यह भी यहाँ पे ऑप्शन सही सही अर्थ नहीं दे पा रहा है, तो यह भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो जो बचा हमारा सबसे लास्ट डी वाला, वही हमारा सबसे सटीक आंसर होगा। और क्या है? वो है भक्ति, कि सभी को ईश्वर की क्या करनी चाहिए? भक्ति करनी चाहिए। भक्ति, भक्ति मतलब आराधना, पूजा, श्रद्धा है। भक्ति मतलब क्या? श्रद्धा, कि एक वैसी एनर्जी, एक वैसी आत्मा जिनको आप देखते नहीं हैं, लेकिन आपको ये विश्वास है, आप अपनी भक्ति में ऐसा प्रतीत अपने मन को करवाते हैं, बताते हैं कि नहीं, कोई एक ऐसी एनर्जी है ब्रह्मांड में जो पूरे ब्रह्मांड को संचालित कर रही है। तो इसके लिए हमको क्या, हम लोग ईश्वर को मानते हैं जिनका कोई रूप नहीं है, और इसीलिए हम सभी को ईश्वर की क्या करनी चाहिए? भक्ति करनी चाहिए जी, उनके प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए। यही बात इसमें कही जा रही है। अब चलिए अगले सवाल की तरफ। देखिए अगर हम इस सवाल की बात करें तो क्या बोला जा रहा है कि दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए मुहावरों के अर्थ को स्पष्ट करे। जी हाँ, मुहावरा दे दिया गया है यहाँ पे, और यहाँ पे जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला जो अर्थ होगा चारों विकल्पों में से, वही हमारा आंसर होगा। अब देखिए क्या बोल रहा है, छिपा या छुपा रुस्तम होना। जी हाँ, जिसका अर्थ हमें ढूंढना है वह क्या है? छिपा या छुपा रुस्तम होना। छिपा रुस्तम होना बोलिए या फिर छुपा रुस्तम होना बोलिए, दोनों एक ही चीज़ है। इसका मतलब जानते हो क्या होगा? अब आ जाओ देखते हैं। चालाक आदमी जीना, चालाक आदमी तो बिल्कुल नहीं होगा। छिपा रुस्तम होने का मतलब चालाक आदमी थोड़े ना होता है, ये नहीं होगा। शर्मिला होना, यह भी इसका सही अर्थ नहीं है। छुपा रुस्तम का मतलब शर्मिला होना नहीं है, और अपने ही घर में चोरी करना, ना 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 ना, ये भी नहीं है। छुपा रुस्तम होने का मतलब अपने घर में ही चोरी करना, यह भी इसका सही अर्थ नहीं है। क्या होगा? देखने में साधारण लेकिन वस्तुतः असाधारण। जी हाँ, छिपा रुस्तम होना का मतलब है, छुपा रुस्तम होने का मतलब है कि देखने में तो बिल्कुल साधारण प्रतीत होता है, आम लगता है, लेकिन
उसको साधारण समझने की भूल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि क्या है, उसके अंदर जो स्किल है, कुशलता है, वो बिल्कुल असाधारण है। ऐसी कला है उसके अंदर, वो ऐसी चीज़ें करता है जो बिल्कुल विश्वास से परे है, मतलब असाधारण है, उसके ऊपर विश्वास ही नहीं कर सकते। उसी को बोलते हैं छुपा रुस्तम होना, कि देख के तो ऐसा नहीं लगता, लेकिन एक्चुअल में क्या है, वो देखने में साधारण, लेकिन वास्तविक रूप में वो क्या है, असाधारण है, असहज है, अनोखा है। ठीक है, अब चलिए अगले सवाल की तरफ। देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है कि 4 विकल्पों में से आप उस विकल्प का चयन करिए जो दी गई लोकोक्ति, जी हाँ, दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ वाला हमारा ऑप्शन होगा। ठीक है, अब अगर हम देखें तो इसका पहले सवाल देख लीजिए, क्या बोला है, बीमार की रात पहाड़ बराबर। जी हाँ, जब कभी कोई बीमार पड़ता है, जब किसी का शरीर पीड़ा में होता है, मन भाव पीड़ा में होता है, तो बोला जा रहा है कि रात पहाड़ बराबर। जी हाँ, और रात क्या हो जाती है, लंबी हो जाती है। जी हाँ, आपने गौर किया होगा, मैंने भी गौर किया है कि अगर गलती से भी रात में अगर कुछ, रात हो या दिन हो, कभी भी, ये तो एक मतलब हमारा क्या है ना, एक तुलनीय वाक्य है जिसका अर्थ हमें समझना है। तो अगर संवेदना हो रही है हमारे मन के अंदर या शरीर के अंदर, तो क्या होता है, समय बहुत बड़ा लगता है, जैसे लगता है कि अरे न जाने कितने समय से वेदना हो रही है। तो उसी को बोला जा रहा है कि बीमार की रात पहाड़ बराबर, यानी कि खराब समय बहुत मुश्किल से कटता है। जी हाँ, अच्छी समय तो फटाफट निकल जाएगा, जब आप सुख की घड़ी में होंगे तो फटाफट समय निकल जाएगा, लेकिन जो खराब समय होता है वह क्या होता है, काफ़ी मुश्किल से निकलता है। जी, काफ़ी मुश्किल से निकलता है, यही इसका अर्थ है। अब देखिए, गंदी लिखावट तो बिल्कुल नहीं होगा, मूर्खतापूर्ण कार्य करना, यह भी इसका सटीक अर्थ वाला ऑप्शन नहीं है। और देखिए, डर खत्म होते ही मौज मनाना, यह भी इसका सही ऑप्शन नहीं है। इसका सिर्फ एक ही अर्थ वाला ऑप्शन सही है, वह है खराब समय बहुत ही मुश्किल से कटता है। जैसे कोरोना काल में अगर हम त्रासदी की बात करें, तो देखिए अभी कुछ ही दिनों पहले, कुछ साल पहले कोरोना काल में लोगों के समय बीमार की रात बराबर होती थी, बीमार की रात बराबर होती थी, रात बराबर होती थी, है ना। जानते ही हैं उस समय कैसी दुर्दशा हो गई थी कि एक एक दिन बिताना बहुत बाहर जैसी हो गई थी। तो उसी तरह के एग्जाम्पल में हम इसका प्रयोग करते हैं। अब चलिए अगले सवाल पे। देखिए यहाँ पे बहुत ही हम लोग मज़ेदार पोर्शन पे चले आए हैं। यहाँ पे 16 से 20 नंबर में 5 सवाल दिए गए हैं, और उसके लिए हमें क्या, एक गद्य दिया हुआ, गद्य के कुछ अंश दिए हुए, एक कहानी दिया हुआ है, और उसको पढ़ करके हमको इस सवाल के जवाब देने। जी हाँ, बहुत ही आसान, अगर आप थोड़ी सी सावधानी से इसको पढ़ें, बारीकी से पढ़ें, अर्थ को अगर समझ लें, तो आपको पूरे 10 नंबर बटोरने में थोड़ी भी कठिनाई नहीं होगी। पूरे 10 के 10 नंबर मिलने वाले हैं, यानी कि पूरे 5 के 5 सवाल आपके सही होने वाले हैं। तो आइए, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको सबसे पहले थोड़ा सा समय देकर के इसको फटाफट पढ़ना पड़ेगा, ताकि मोटा मोटी ये आइडिया लग जाए कि किसके बारे में बात की जा रही है। तो साक्षरता तो एक खाली स्थान है जिसमें कच्चे आटे को तपाकर ज्ञान का हलवा निकाला जाता है। यह ज्ञान अगर पूर्ण है तो सतत खाली स्थान और उन्नति का मार्ग खोल देता है। अगर यह अपूर्ण रह जाए तो मनुष्य को खाली स्थान बना देता है। अपूर्ण ज्ञान कलिंग, खाली स्थान के विष से भी ज़्यादा प्राणघातक माना जाता है। ठीक वैसे ही जैसे खाली स्थान को भेदने के लिए अभिमन्यु उसमें घुस तो जरूर गया, परंतु उससे बाहर नहीं आ पाया। जी हाँ, यहाँ पे अपूर्ण ज्ञान के बारे में बात की जा रही है, साक्षरता के बारे में बात की जा रही है, साक्षरता के प्रकार के बारे में, किस तरीके की, मतलब एक सिचुएशन के बारे में बात की। अपूर्ण साक्षरता जो है ना, थोड़ी सी जानकारी किस तरीके से घातक हो सकती है, तो उसके बारे में चर्चा की गई। तो आइए हम एक एक करके सवाल करते हैं। सबसे पहले सवाल में अगर आप देखें तो यहाँ पे देखिए कि साक्षरता तो एक खाली स्थान है जिसमें उच्च कच्चे आटे को तपाकर ज्ञान का हलवा निकाला जाता है। जी, अब देखिए, कच्चे आटे को तपाकर ज्ञान का हलवा निकाला जाता है। अब साक्षरता तो एक क्या है, शरीर है। साक्षरता एक शरीर नहीं हो सकता बाबू, यह तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। साक्षरता तो एक प्रकोप है। जी नहीं, प्रकोप भी नहीं होगा। उसमें क्या कच्चे आटे को तपा करके ज्ञान का हलवा निकालेंगे? नहीं नहीं, साक्षरता तो एक प्रश्न है, यह भी हमारा ऑप्शन सही नहीं होगा। तो हमारे 3 ऑप्शन तो छट गए। अगर एलिमिनेशन की बात करें तो हमारा एक ही ऑप्शन अभी बचा है जो सही इसमें होगा। क्या होगा? कराही होगा। अब देखिए आप पढ़ करके इसको कि साक्षरता तो एक क्या है, कराही है। कराही समान है जिसमें कच्चे आटे को तपा करके ज्ञान का हलवा निकाला जाता है।
अब देखिए, यह ज्ञान अगर पूर्ण है तो सतत खाली स्थान और उन्नति का मार्ग खोल देता है। यह ज्ञान अगर पूर्ण है तो सतत क्या खोलता है? सतत दयाहीन दयाहीन ना 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 ना, ये तो ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा कि अगर ज्ञान पूर्ण है तो सतत दयाहीन, यह बिल्कुल गलत हो जाएगा। यह क्या होगा? यह सतत कमजोर और नहीं नहीं, यह भी ऑप्शन सही नहीं है। और क्या होगा? यह सतत बल बल और उन्नति के मार्ग खोल देता है, नहीं, यह भी यहाँ पे सही सही अर्थ स्पष्ट नहीं कर रहा। तो क्या होगा? अब एक ही ऑप्शन हमारे पास बचा है विकास का, यही हमारा आंसर होगा। देखिए, यह ज्ञान अगर पूर्ण है तो सतत विकास और उन्नति का, जी हाँ, विकास और उन्नति का मार्ग खोल देता है। लेकिन अगर यह अपूर्ण रह जाए, यानी कि यह आधी रह जाए, सही से प्राप्ति न हो इसकी, तो मनुष्य को खाली स्थान बना देता है ना? मनुष्य को क्या बना देता है? अभी उसके बारे में, मनुष्य को बलवान बना देता है, यह तो ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर यह अपूर्ण हो जाएगा तो बलवान बनाने का संबंध ही नहीं होगा। बलवान कैसे बनेगा अपूर्ण में? जी नहीं, उसके लिए तो पूर्ण करना पड़ेगा। क्या बना देगा? मनुष्य को क्या बना देता है? बलवती बना देता? नहीं, न बलवान बनाता न बलवती बनाता है। तो मनुष्य को क्या योग्य बनाएगा? जी नहीं, ये भी नहीं होगा। क्यों? चूंकि जब ज्ञान ही अपूर्ण हो जाएगा, अपूर्ण रह जाएगा, तो उस स्थिति में योग्य कैसे बनाएगा? बना ही नहीं सकता। तो क्या होगा? उस स्थिति में अगर यह अपूर्ण रह जाए तो मनुष्य को क्या बना देता है? पंगु बना देता है। जी, अगले सवाल में चलिए कि अपूर्ण ज्ञान खाली स्थान के विष से भी ज़्यादा प्राणघातक माना जाता है। अपूर्ण ज्ञान, आधा अधूरा ज्ञान क्या होता है? कलिंग के विष से भी ज़्यादा प्राणघातक माना जाता है। अपूर्ण ज्ञान कलिंग, खाली स्थान सगुन के विष से भी ज़्यादा, ना ना ना, सगुन तो होगा नहीं यहाँ पे। अपूर्ण ज्ञान कलिंग, गाय के, नहीं नहीं, गाय के विष के भी नहीं। विष किस में पाया जाता है? विष पाया जाता है सर्प में। जी हाँ, सर्प में विष पाया जाता है, साधे में विष नहीं पाया जाता। तो यहाँ पे अपूर्ण ज्ञान कलिंग सर्प के विष से भी ज़्यादा प्राणघातक माना जाता है। ठीक वैसे ही जैसे, जैसे अगले सवाल में देखिए, ठीक वैसे ही जैसे खाली स्थान को भेदने के लिए अभिमन्यु उसमें घुसा। अब यहाँ पे देख लीजिए, ठीक वैसे ही जैसे चक्र को भेदने के लिए, जी नहीं, चक्र तो होगा नहीं, है ना। चक्रवर्ती को भेदने के लिए, यह भी नहीं होगा। और चक्रधारी को भेदने के लिए, यह भी यहाँ पे ऑप्शन सही सही अर्थ नहीं दे रहा है। क्या होगा? जो हमारा ऑप्शन बचा है डी, चक्रव्यूह, यही हमारा सबसे सटीक आंसर होगा। जी हाँ, अगर आप इसको पढ़ के देखें तो अब आपको अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे चक्रव्यूह को भेदने के लिए अभिमन्यु उसमें घुस जरूर गया, परंतु उससे बाहर नहीं आ पाया, इसको बोलते हैं अपूर्ण ज्ञान। तो इसमें अपूर्ण ज्ञान के बारे में बात की जा रही है कि ठीक वैसे ही जैसे चक्रव्यूह को भेदने के लिए अभिमन्यु उसमें घुस तो जरूर गया, परंतु उससे बाहर नहीं आ पाया। इसलिए अपूर्ण ज्ञान जो है वो क्या है? उसकी तुलना कलिंग सर्प के विष से भी ज़्यादा प्राणघातक के रूप में की गई है। इसलिए अपूर्ण ज्ञान होना बहुत ही खतरनाक है। इसी की चीज़ के बारे में यहाँ पे अवगत कराया गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, साथियों, इस तरीके से यह हमारा सबसे अंतिम सवाल, जो 20वां सवाल था, यह समाप्त होता है। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आज का ये सेशन कैसा लगा, आपको मज़ा आया कि नहीं, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी, किसी तरह का डिमांड कुछ भी हो तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। और एक बात और कि इसके पहले जो मैंने प्रैक्टिस सेट करवाए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, आप चैनल पे जाकर के प्लेलिस्ट देखिए और एक एक करके उसकी प्रैक्टिस जरूर करिए। जी हाँ, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप नियमित रूप से इस प्लेलिस्ट से प्रैक्टिस करेंगे तो हिंदी आपकी इतनी अच्छी हो जाएगी और एग्जाम में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है और मैक्सिमम मार्क्स गेन करेंगे। हम लोग फिर से बहुत ही जल्द मिलेंगे अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं, को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।